नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रिजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं नील सेन गुप्ता जी। नील सेन गुप्ता जी के बारे में मैं आपको ये बता दूं, नील सेन गुप्ता जी एक डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं और एजुकेशन में हैं। आइए मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। नमस्कार नील जी। नमस्कार। नील जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अपने बचपन के बारे में हमें कुछ बताइए, और ये एक्टिंग की जो रुझान है आपको, ये कहाँ से हुआ, कैसे आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? जी 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 रुझान एक्टिंग डायरेक्शन से ज़्यादा नाटक में रहा। तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूं, आपका ये जो सीरीज़ है बहुत ही मैं देख रहा था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आप ऐसे कलाकारों को बीच में ला रहे हैं जो जिनको वैसे शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिलती, और उनके काम को आगे ला रहे हैं बातचीत के थ्रू। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद उसका। थैंक यू सो मच। और तो हाँ, तो बचपन की बात बताऊं तो मैं जमशेदपुर से हूँ। जमशेदपुर एक छोटा सा इंडस्ट्रियल शहर है झारखंड में। और जमशेदपुर में वैसे तो टाटा स्टील की फैक्ट्री है, पर उसमें आर्ट एंड कल्चर का भी बहुत एक मूवमेंट चलता गया है पिछले कुछ दशकों से। तो मेरे पिताजी और मेरी माँ जो हैं वो दोनों एमेच्योर एक्टर्स थे थिएटर में, बंगाली में थिएटर करते थे। तो मेरा जो बचपन है वो नाटक के पर्दों के पीछे गुजरा है। मैंने विंग्स में एक्टिंग और खेलना कूदना, प्रॉप्स के साथ मज़े करना, तो लोगों को कॉस्ट्यूम चेंज करते हुए देखना, ये मेरी बचपन की यादें हैं कि मैं लोग कॉस्ट्यूम में घूम रहे हैं और मेकअप चल रहा है। और कभी कभी मेकअप दादा जो है मेरे मेकअप कर देते थे बैठ के। तो और मेरे लिए वो जो थर्ड बेल होता है नाटक में, जस्ट नाटक के शुरू होने के चंद मिनटों पहले जो होता है वो 3 बेल होती है। तो वो जो थर्ड बेल होता है वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेमोरी है मेरी ज़िंदगी की। क्योंकि जब भी आज भी मैं नाटक देखता हूँ और एक कोई बेल बजता है तो एक होता है कि अच्छा अब एक कहानी शुरू होने वाली है। और वो जो एक एंटिसिपेशन होता है ना कि इंसान की ज़िंदगी में कि अब कुछ होने वाला है, मुझे नहीं पता क्या होगा, वो एक मोमेंट मुझे बहुत प्रेशियस लगता है। वो बचपन से ही है। अगर तो मैं यहाँ पे ये कहूँ कि नील वो जैसे वो बेल बजती तो नील फिर से वो विंग्स में चला जाता है। हाँ, वो एकदम मेमोरी बचपन में चली जाती है। वो स्मेल और वो ऑब्जेक्ट और चीज़ें जो हैं वो सब वापस से आप रिलीव करते हैं। बट एमेटर एक्टर्स थे माँ बाप, तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन नहीं हो पाया उससे उनको। ये तो है। और थोड़ा दुखी रहते थे थिएटर से, जैसे बहुत एक्टर रहते हैं कि कुछ ज़िंदगी में कुछ बदलाव नहीं आया इस नाटक से। तो हमें कभी नहीं करने देते थे। मैंने स्कूल में 2 ही नाटक किए हैं। एक बार नाटक किए, एक बार भालू बनाऊं पंचतंत्रा में, और एक बार वो होता था ना, वो पाइड पाइपर एक नाटक है ना, उसमें मैं एक वेटर बना था। तो छोटे छोटे 2 रोल किए हैं ज़िंदगी में। तो मैं थिएटर से इतना मैं डिबेट करता था, डिबेट में काफ़ी मैं नेशनल करता था, बट थिएटर से कभी वो नहीं था। मैं थिएटर भूल ही गया था जब तक मैं कॉलेज में नहीं आया। तो जब मैं कॉलेज में आया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, और मैं ये बता दूं आपके दर्शकों को जो शायद ना जानते हों कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक कोटा होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ तो स्पोर्ट्स कोटा होता है जो हर कॉलेज में होता है, एडमिशन के लिए जो कोटा होता है उसके बारे में बात करते हैं। पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आर्ट एंड कल्चर को भी कोटा मिलता है। तो डिबेट में, थिएटर में, डांस में, फिल्म में, सिंगिंग में, तो ये इस यूनिवर्सिटी इसी कोटा होता है। हाँ, ये एक यूनिवर्सिटी बहुत खास बात है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता है दुनिया में। तो उस हिसाब से जब मैं आया तो मेरे मार्क्स थोड़े कम थे, 1-2%, और मुझे जो चाहिए था सब्जेक्ट वो मिल नहीं रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने बोला, यार एक फॉर्म आता है, तू भर दे, डिबेट कर ले, और हो गया तो तेरा एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा कर लेता हूँ। तो किरोड़ीमल कॉलेज बहुत फेमस कॉलेज है यूनिवर्सिटी में, उसमें उसके फॉर्म में ना एक फॉर्म आता था 1 रुपये का, उसमें 10 ऑप्शन होते थे, आप कुछ भी भर सकते हैं। तो मैंने मज़े में सब भर दिया। तो थिएटर भी भर दिया था मैंने, सब में टिक कर दिया। होता है ना कि अरे है तो फ्री में कर देता हूँ। तो डिबेट में तो मैं फेल हो गया, उसमें हुआ नहीं मेरा। तो दोस्त ने कहा, यार थिएटर ऑडिशन में इसमें उतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं, कर ले, देखना क्या होता है, एडमिशन चाहिए ना। मैं कहा कर लेता हूँ। तो मैं करता गया। भालू का रोल तो किया ही था बच्चों। हाँ, वो तो याद था मुझे उसमें से। पर वो एक बहुत ख़ास बात थी कि उस कॉलेज के सोसाइटी को द प्लेयर्स कहते हैं, वो बहुत फेमस सोसाइटी है। तो उसके ऑडिशन में पहली बार समझ आया कि किसी ऑडिशन में आने के लिए आपको कुछ तैयार करके नहीं आना है, आप वहाँ आके आपको इम्प्रोवाइज़ करना है। हाँ, तो वो 2 दिन चला है, वो 48 घंटे चला था विदाउट अ ब्रेक। मतलब आधे घंटे का ब्रेक मिला था। तो
तो वो जब 2 दिन ख़त्म हुए और जब मैं उससे बाहर आया तो ऐसा लगा कि मैं बदल चुका हूँ एज एन इंसान। जो मैं अंदर गया था और जब मैं बाहर आया फिर मुझे लगा कि ये कैसा आर्ट फॉर्म है जो, तो आई थिंक थिएटर से ज़्यादा उस माहौल से मैं एज अ यंग स्टूडेंट एकदम ओवरवेल्म्ड हो गया था कि ये कैसा माहौल, तो ये क्या है। तो फिर ये सोचा कि कोई कहीं हो ना हो थिएटर तो करना है। हालांकि मैं वेट लिस्टेड हो गया था उसमें, पर लक देखिए हो गया मेरा उसमें। हो गया फिर। और फिर जो कुछ साल वहाँ बीते वो जो KMC KMC में अंडर द मेंटरशिप ऑफ केवल अरोड़ा, एक प्रोफेसर हैं वहाँ के, बहुत फेमस इंग्लिश प्रोफेसर हैं और थिएटर क्रिटिक हैं, और पिछले कुछ दशकों से वो थिएटर के स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं अपने थिएटर के सपनों को पूरा करने में। तो उनकी ट्रेनिंग में काफ़ी, तो मुझसे कोई पूछता है कि आपने किरोड़ीमल में क्या किया, कौन सा ऑनर्स किया, तो मैं कहता हूँ थिएटर ऑनर्स किया मैंने। सब्जेक्ट याद ही नहीं क्या किया है क्योंकि उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने। और 3-4 साल रहा मैं, और मैं एकदम जम के मैंने थिएटर में ट्रेनिंग की अपनी, और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो अगर बचपन कहें तो ये 2 फेजेज़ हैं, एक जमशेदपुर में 3rd बेल और एक स्टेज प्लेयर्स के साथ जी। अच्छा, तो यहाँ मैं आपसे ये सवाल ये पूछूंगा कि जैसे आपने प्रोफेशनली भी कहीं से कुछ, जैसे NSD या कहीं से प्रोफेशनली भी नहीं, आपने सीखा है कहीं पर? प्रोफेशनली मैंने नहीं सीखा। मैं प्रोफेशनली से मैं सिखाया है बहुतों को, बट मेरे दो एक मानना है कि आप कला को सीखने के 2 तरीके हैं। एक तो आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसका एक्सेस सबको नहीं है, जिसके पास सबके पास वो प्रावधान नहीं कि वो जाकर वो ट्रेनिंग कर पाएँ। और एक है कि आप काम करते हुए सीखें, और हम में से बहुत लोग हैं, 80% लोग जो थिएटर में काम करते हैं वो काम करते हुए सीखते हैं। बिल्कुल सही। तो मैंने ये कहा था कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी के अंडर वो काम करें या चाहे आप इंस्टीट्यूट में करें। तो उस ट्रेनिंग में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने करीबन 5 साल अपने आप को देश के अलग अलग जगह जाकर ट्रेन किया है, चाहे वो पढ़ के हो, डायरेक्शन करके हो, नाटक बनाकर हो, एक्टिंग भी मैंने किया है बहुत जगह, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के माध्यम के लिए। शायद ऐसा नहीं है कि मैं एक्टिंग में मेरी इतनी प्राइमरी रुचि नहीं है, पर मैंने बहुत जगह पे एक्टिंग इसलिए की ताकि मैं उस प्रोसेस को समझ सकूं, सीख सकूं। और मैंने अपने लिए नोट्स बनाए। मेरे पास मेरे 14 डायरी हैं, हर एक डायरी में 2010 से सीखे हर उस नोट को लिखा हुआ है मैंने। वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। मैं वापस जाता हूँ उस पर और देखता हूँ और पढ़ता हूँ उसे। तो वो मेरी ट्रेनिंग रही है। फॉर्मली NSD अभी मैंने भरा नहीं, और मैंने अभी उस तरफ ट्राई नहीं किया, तो शायद होता भी नहीं, पता नहीं। पर नील जी, हाँ, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल ये पूछूंगा जी, कि जब मम्मी पापा चाहते थे हाँ, कि आप थिएटर में ना जाएं और आप ये 4 साल एजुकेशन में जब आप आए तो आपने 4 साल थिएटर ऑनर्स ही करा। हाँ। तो फिर फैमिली का रिएक्शन क्या था? सपोर्टिव थे। मतलब देखिए, एक तो वो शुरू में हमारे माता पिता अलग तरीके से प्रेशर डालते हैं ना। वो ऐसे कहते थे कि अच्छा इंजीनियरिंग नहीं करोगे, अच्छा ठीक है इकोनॉमिक्स कर लो, अच्छा वो भी नहीं करोगे, इंग्लिश कर लो, थिएटर करोगे, कर पाओगे, हो पाएगा, ये कहा उन्होंने। बट मैं सही बताऊं, मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ने कॉन्स्टेंटली मुझे सपोर्ट किया, और जितनी बार मैं गिरा हूँ उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और कहा कि नहीं कोई बात नहीं, उठो तो करो। और मुझे ही नहीं बल्कि मेरे भाई को भी सपोर्ट किया। मेरे भाई भी थिएटर में, वो भी डायरेक्टर है, और कहीं ना कहीं उनको पता है कि इसमें रिस्क है एक करियर बनाने का, और एक जो हमारा एक मिडिल क्लास एक्सपेक्टेशंस होते हैं हमारे बच्चों से, वो शायद पूरा ना हो पाए। पर उन्होंने सपोर्ट किया मुझे और उन्होंने कहा कि करो, बट अपने आप को कुछ टाइम दो। अगर लगे कि यहाँ नहीं जम रहा है तो वो अपने आप से कहना कि देखो मैं चेंज करना पड़ सकता है, कुछ और शायद करना पड़े। बट हाँ, उनका सपोर्ट नहीं होता तो बहुत मुश्किल होता। अच्छा, यहाँ पे ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि फैमिली के सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपसे एक बात ये पूछूंगा कि जैसे आप ग्रेजुएशन आपने कर ली, ठीक है, और घर वालों का भी सपोर्ट था, तो उसके बाद आपका ये सफ़र आगे कैसे बढ़ा कि मतलब उस चीज़ को आप आगे कैसे लेके गए? हाँ, मतलब मैं बहुत ही, मैं कहूँगा लकी हूँ। ये लक सबको नहीं होता, क्योंकि बहुत लोग हैं जो मेहनत करते हैं, पर मेरे कुछ चीज़ें ऐसी खुलती गई मेरे लिए ऑप्शंस,
तो मेरे कॉलेज से निकलते ही एक बहुत अच्छी थिएटर कंपनी है दिल्ली में, इंग्लिश में काम करती है, हिंदी में भी काम करती है अभी, उसका नाम है टैडपोल रेपर्टरी। उसको चला टैडपोल रेपर्टरी, उसको नील चौधरी एक बहुत अच्छे प्ले राइट हैं और डायरेक्टर हैं, वो चलाते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं उसमें चलाते हैं। तो उन्होंने मुझे एक मौका दिया एक नाटक में काम करने का मेरे कॉलेज से निकलते ही। टू बी ऑनेस्ट उस पर हम शायद बाद में आएंगे, मैंने फिल्मों में भी एक दो चीज़ें की एक साल टाइप, तो वो मज़ा नहीं आया मुझे। तो फिर इन्होंने मुझे मौका दिया कि आप एक्टिंग करो। उन्होंने मुझे कॉलेज में देखा था, तो मैंने इमीडिएटली कहा हाँ मैं करूँगा। और वो एक 5 महीने का प्रोसेस था। तो 5 महीने कंटिन्यूस रिहर्सल भी थे, और वो 5 महीने वो हमें एक अच्छी सैलरी भी दे रहे थे, उनको कोई ग्रांट मिला हुआ था। तो उन 5 महीनों ने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। क्यों 5 महीने आप प्रोफेशनल लोगों के साथ रोज़ रिहर्सल कर रहे हैं, 10 घंटे के रिहर्सल हैं, और आपको सैलरी मिल रही है, और आप नाटक को बनते देख रहे हैं। वो अपॉर्चुनिटी खुला, तो फिर रेपर्टरी में काम करने का मौका मिला, और प्रोजेक्ट्स किए साथ में, कॉलेज के साथ काम किया, अपना किया। फिर मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त और कोलीग है ध्वनि, वो कि बहुत बड़ी डायरेक्टर खुद है। ध्वनि और मैं कॉलेज में साथ में थे प्लेयर्स में। तो वो बाहर पढ़ने गई थी उस वक्त, इंग्लैंड में वो अपनी ट्रेनिंग कर रही थी, तब मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करा था। एक और नाम जो मैं लेना चाहूँगा वो है अभिषेक मजूमदार, हाँ एक प्ले राइट हैं और डायरेक्टर हैं। वो बैंगलोर में काम करते हैं, वो दुनिया भर में काम करते हैं, बैंगलोर में उनका घर है। वहाँ पे वो इंडियन एंसेंबल नामक एक कंपनी चलाते हैं। हाँ, तो वहाँ मैंने बहुत ट्रेनिंग की है वहाँ जाकर उनके साथ बैंगलोर में। मैंने उनके साथ अभी मैंने 5 नाटक किए हैं एज ए डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, और बहुत ट्रेनिंग कर करके तो वो दोनों जगह मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती रही। साथ में जब ध्वनि वापस आई 2014 में, तो हम दोनों का मन था कि देखिए क्या होता है ना, शहरों में एक कंपनी एक टाइम पे एक ही नाटक बना पाता है, क्योंकि उनकी अपनी रिसोर्सेज की दिक्कत होती है। तो एक मूवमेंट चल रहा था उस वक्त इंडिपेंडेंट थिएटर में। तो एक जैसे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको मैं दूँ फटाफट से, अगर आप थिएटर को इस शहर में देखेंगे तो अलग अलग पॉकेट में बटे हुए हैं। एक है मंडी हाउस थिएटर, एक है गुड़गांव थिएटर। हाँ, गुड़गांव थिएटर बड़े कॉर्पोरेट फंडिंग होती है, स्पॉन्सरशिप होता है उनके पास ऑडिटोरियम्स होते हैं। एक होता है मंडी हाउस थिएटर जिसके पास इंस्टीट्यूशनल फंडिंग है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, उसमें एक तरह का काम होता है। और एक है इंडिपेंडेंट दिल्ली थिएटर जो साउथ दिल्ली, ईस्ट वेस्ट दिल्ली, इन पॉकेट्स में बनता है। और यहाँ जो थिएटर होता है वो बड़ा, ये भी बड़ा नेशनल लेवल पे होता है, पर इसकी जो ऑडियंस है वो बहुत कम मंडी हाउस जाती है, और जो मंडी हाउस के लोग हैं बहुत कम इधर आते हैं। तो एक डिवीज़न है। तो उस जगह पे हमें लगा कि और थिएटर को होना ज़रूरी है, वरना एक मूवमेंट चला था कि हर वीकेंड पे, हमारा ये ड्रीम था मेरा ध्वनि का, कि हर वीकेंड पे इस शहर में 5 ऐसे इंडिपेंडेंट नाटक होने चाहिए कि ऑडियंस के पास चॉइस हो कि मैं इसमें जाऊँ या उसमें जाऊँ। उस वक्त वो नहीं हो रहा था 2014 में। तो फिर हम दोनों ने ये पहल उठाई और हमने कहा कि एक कंपनी हम भी बनाते हैं। हम जिस तरह से कंपनियों को काम करते हुए देख रहे थे, हमें लगा कि हम एक अलग तरीके से एक कंपनी को बनाना चाहते हैं। उस बारे में हम शायद बात करेंगे। तो वो हुआ, तो फिर अपना भी काम होने लगा, टैटपो के साथ भी काम होने लगा, इंडियन एंसेंबल के साथ भी काम होने लगा, साथ ही साथ मैं जो एजुकेशन में काम कर रहा हूँ वो भी होने लगा। तो जैसे मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, एक के बाद एक चीज़ें होती गई, और आपसे बात करते हुए बहुत सी चीज़ें अब याद आ रही कि अरे हाँ ये हुआ, फिर ये हुआ। पर टू बी ऑनेस्ट पिछले 10 सालों में, और ये लक है मेरा कि मैं एक दिन भी खाली नहीं बैठा हूँ जहाँ मुझे ऐसा नहीं लगा अब मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा। और बहुत लोग कहते हैं तुम थक जाओगे, और मैं थक भी जाता हूँ, पर मुझे ये अच्छा लगता है। ये होना अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है जी। अच्छा, ये तो बात हुई आपके कि जब आप कॉलेज आपने ख़त्म करा और आप एक कंपनी के साथ जुड़ गए जी। आपका तो जो मैं एक चीज़ आपसे यहाँ पे सवाल पूछूंगा कि जितने भी हम लोग थिएटर का देखते हैं, थिएटर वाले जो लोग होते हैं, एक्टर जो होते हैं, एक्टर का मेन जो होता है पीछे एक ड्रीम होता है कि वो एक सिल्वर स्क्रीन पे आए, लोगों के सामने आए, लोग उसे पहचाने, लोग उसको आइडेंटिफाई करें। हाँ, तो आपने कुछ ऐसा ट्राई नहीं करा बॉम्बे या कहीं आप गए? हाँ नहीं, मतलब हाँ, एक्टिंग के पीछे एक वैनिटी होती है, वो एक है नोशन। बहुत एक्टर है जो उस ड्रीम में नहीं गए, और उसमें कोई सही गलत नहीं है, जिसको जो है जैसा मन है। मैंने शुरुआत तो फिल्मों में की थी, बट एज एन एक्टर नहीं, मुझे इंटरेस्ट एज एन एक्टर था नहीं कभी।
मैंने कास्टिंग बहुत की थी एक टाइम पे, 2-3 अच्छी फिल्मों में मैंने कास्टिंग की थी और हेल्प किया था, कास्टिंग एसोसिएट था, अभी कास्टिंग डायरेक्टर भी बन गया था। और मैं सेट पे भी गया था और मैंने थोड़ा काम भी किया, और फिर मुझे वो प्रोसेस बहुत ही थका देने वाला, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ऑफ कोर्स, मेरे दोस्त जो भी हैं वो मैं डिबेट होता रहता है उस पर, मुझे बहुत ही अनइंटरेस्टिंग जगह लगी। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो मैजिक होने का जगह ही नहीं है, इसमें जादू कहाँ है। क्योंकि नाटक में मुझे यह लगता है कि मान लीजिए मैं बैठा हूँ, अब मैं और आप 4 स्क्वायर हैं यहाँ पे, मैं और आप खड़े हो गए, मैंने कहा कि आपको इस स्क्वायर से निकलना है, मुझे आपको इस स्क्वायर से निकलने से रोकना है, ये सीन है, समझ गया। अब मैंने दोनों लोगों को छोड़ दिया। अब जो होगा हर पल में, वो जो एक जिसे हम जादू कहते हैं, वो जो एक मैजिक है, उसे हम अलग अलग नाम देते हैं, कोई क्रिएटिविटी कहता है, कोई इमेजिनेशन कहता है, अलग अलग चीज़ें, पर वो जो मोमेंट है वो मैं फिल्म में मिस कर रहा था। क्योंकि इतना टेक्निकल है, जैसे अभी भी हम सेटअप कर रहे थे, ये एंगल, ये लाइट, ये शॉट, मैं समझता हूँ क्योंकि वो एक, और मुझे लगा वो एक टेक्निकल मीडियम है और उस मीडियम में मेरी रुचि नहीं थी, तो मैं पहले ही समझ गया कि ये तो मेरे लिए बन नहीं रहा है, यहाँ पे दाल नहीं गलेगी। हाँ। और मुझे फेम का वो नोशन तो नहीं है, मतलब मेरे लिए है कि मेरे लिए ये कॉन्वर्सेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक क्वालिटी है। तो मुझे फेम चाहिए, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने, पर मैं चाहता हूँ कि हर इंसान जो मुझे जाने वो क्वालिटी में जाने, क्वालिटी में। वो ये ना हो कि मैं नहीं चाहता कि मुझे 2 लाख लोग जाने, मैं चाहता हूँ कि मुझे 200 लोग जाने, पर अच्छे से जाने, और उस पर मैं काम करूँगा। और आई थिंक दोनों में अपना अपना मज़ा है, अपना अपना वो अपना अपना चॉइस है कि देखना। हाँ। मैं सिनेमा में मैं अभी मैं गौतम जो मेरे दोस्त हैं, बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, और आप ज़रूर उनका इंटरव्यू लीजिएगा, वो मुझे डांट रहे थे कि मैंने एक बहुत बड़ी फिल्म थी उसका ऑडिशन मैंने दिया ही नहीं। उन्होंने मुझे 2 बार बोला, डायरेक्टर ने, मैंने कहा नहीं मन नहीं कर रहा है, मज़ा नहीं आता। उन्होंने कहा तू पागल है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, और शायद मैं अभी रिग्रेट भी करता हूँ कि यार पता नहीं, शायद कुछ हो जाता। पर मुझे लगता है उसका एक ही रीज़न है, वो है पैसा। आपको लगता है कि अच्छा आपकी एक अच्छी खासी सैलरी है और मैं थिएटर से अच्छा खासा कमा लेता हूँ, ऐसा नहीं है, बट फिर लगता है कि अरे वो जो कुछ लाख रुपए मिल जाते हैं, और वही एक चार्म है मेरे लिए। फेम शायद उतना नहीं है आज के दिन में, शायद कल हो सकता है कि ये वीडियो देख के बोले कि अरे तो हिपोक्रेट है, अब तो फिल्म मिल गई, नहीं मिला तो कह रहा है। तो आज के दिन बैठ के मुझे ऐसा लगता है कि नहीं तो ऑडिशन देने तो मैं नहीं जाता, कभी कभार कोई अगर कहता है कि तुम ऑडिशन दोगे तो मैं देता ज़रूर हूँ, और कोशिश करता हूँ कि कर रहा हूँ। ट्राई करने में वैसे भी कोई हर्ज तो नहीं है। और मुझे 1-2 एड्स मैंने हाल फिलहाल में किया बहुत सालों बाद, तो मज़ा आया उसमें भी, उसमें कुछ सीखने को मिलता है, ये मैं ज़रूर करता हूँ कि इसलिए मैंने अपने आप को कभी, मतलब मेरा कोई स्ट्रगलिंग फेज़ नहीं रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, जैसे अभी भी आपके साथ जब बात कर रहे थे और आप जब वो सेटअप कर रहे थे, मैंने 1-2 चीज़ें सीख ली उस वक्त भी, आपको ऑब्जर्व करते हुए कि ये अगर मैं करूँगा तो ये चीज़ें करूँगा ऐसे या वैसे, तो वो जो मैं हमेशा सोचता रहता हूँ ऐसे कि एवरी बिट इज लर्निंग ना। और मैं ये ना, मैं बस बात कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये एक्चुअली मैंने देखा है कि वो लर्निंग ऐसे टाइम पे काम आती है, वो एक्चुअली में आपको हेल्प करती है उस वक्त। हो सकता है किसी नाटक में मैं मोबाइल फ़ोन से फ्रेमिंग कर रहा हूँ, वो ये जो आज हुआ उससे मुझे उस वक्त हेल्प हो जाए, तो ये नोट करते रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो करेंगे, अगर होगा फिल्मों में वो भी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ ये बात तो आपकी फिल्मों की हो गई, ये तो अच्छी बात आपने कही कि सीखते रहना चाहिए। तो वो जो कंपनी वाली बात आप कह रहे थे कि आप लोगों ने कंपनी, हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जी, तो ये हमने एक कॉन्टेक्स्ट सबको दे दूं कि इंडिया में जितने भी थिएटर कंपनीज़ हैं वो 2 तरह से चलते हैं। एक चलता है जो एक कंपनी होता है, उसमें एक आर्टिस्टिक डायरेक्टर होता है। आर्टिस्टिक डायरेक्टर बहुत बार डायरेक्टर ही होते हैं या प्ले राइट होते हैं, लिखने वाले होते हैं, लेखक होते हैं, और वो एक विज़न देते हैं कंपनी को कि अच्छा इस 5 सालों में हम इस तरह के नाटक बनाएंगे, और फिर वही नाटक डायरेक्ट करते हैं और एक्टर्स जुड़ते हैं उनसे, डिज़ाइनर जुड़ते हैं और नाटक बनते हैं। या फिर रेपर्टरी होती है, रेपर्टरी स्टाइल में होता है, उसमें कुछ एक्टर्स सैलरीड होते हैं, डायरेक्टर सैलरीड होते हैं। तो हमने कहा कि ये दोनों चीज़ें हमारे लिए काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपनियों में एक इंसान जो कि 90% टाइम मर्द होता है, उसकी आवाज़ होती है और कुछ नहीं होता फिर। और वो आवाज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो और जितनी भी
ताकतवर हो। हमें लगा कि ऐसी कंपनी बनानी चाहिए जहाँ पे बहुत सारे आवाज़ एक साथ आ सके। तो हमने एक शब्द का इजाज़ किया, वो है कलेक्टिव। कलेक्टिव, हाँ, अभी तो काफ़ी फैशन में है वो शब्द। तो हमारे कंपनी का नाम है थर्ड स्पेस कलेक्टिव। थर्ड स्पेस एक थिएटर का टर्म है, वो बहुत सुंदर टर्म है। वो ये है कि फिज़िकल थिएटर एक फॉर्म है, उसमें कहते हैं कि जो पहला स्पेस होता है वो स्पेस होता है जो जो ग्रुप है वो देता है। तो एक्टर, टेक्स्ट, लाइट, साउंड, ये फर्स्ट स्पेस है। सेकंड स्पेस वो है जो ऑडियंस लेकर आती है, जो देखती है नाटक को। तो ऑडियंस एक एनर्जी होती है। और थर्ड स्पेस वो मोमेंट है जब ऑडियंस और ये जो फर्स्ट स्पेस है दोनों मिलते हैं साथ में। तो उसको जो क्रिएट होता है उसे, हाँ, तो उसे थर्ड स्पेस कहते हैं। तो थर्ड स्पेस कलेक्टिव नाम था और नाम है। और कलेक्टिव में ये है कि उसमें कोई आर्टिस्टिक डायरेक्टर नहीं है। बहुत सारे डायरेक्टर हैं, डिज़ाइनर हैं, एक्टर हैं, सबकी इक्वल जगह है और कोई हेड नहीं है उसमें। पहले 5-6 लोग थे, अब बढ़ के वो 15 लोग हो गए और हम 15 लोग मिलकर काम करते हैं। और भी लोग जुड़ते रहते हैं, नहीं जुड़ते रहते, पर एक और उसमें ये अच्छी बात है कि आप ये नहीं कह सकते कि थर्ड स्पेस एक तरह का नाटक बनाता है। थर्ड स्पेस बहुत तरह के नाटक बनाता है और हम में से बहुत लोग एडुकेशन में काम करते हैं, तो वो भी एक पहलू है कंपनी का। और हम नाटक बनाते हैं। हम अभी हाल में हमने एक बहुत बड़ा एक यूथ फेस्टिवल किया, अभी ख़त्म हुआ है पिछले संडे। उसका नाम है ऑफ स्टेज थिएटर फेस्टिवल। दिल्ली के अंदर ही करा है? हाँ, क्योंकि हम सब यूनिवर्सिटी से हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी से होने का मतलब है कि हम कॉन्स्टेंटली, पिछले 10 सालों में मैंने यूनिवर्सिटी थिएटर को बहुत कोशिश की है कि मैं हेल्प करता रहूँ, मेंटर करता रहूँ, गाइड करता रहूँ। तो उसी का एक पहलू हमने फेस्टिवल से किया। और अभी हम वैसे इंटरनेशनली परफॉर्म करते हैं, नेशनली परफॉर्म करते हैं। और हम घूम फिर के अलग अलग तरह से हमारे आसपास के कम्युनिटी जो है और आसपास जो बदलते हुए सोशल और पॉलिटिकल चेहरा है, हाँ, उस पे हम रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। पर सबसे ज़रूरी कि किस तरह से, और एक इंसान के मर्ज़ी से नहीं। तो नाटक भी एक इंसान नहीं चुनता कि अगर आपने कहा कि नील मुझे नाटक बनाना है, तो मैं कोई नहीं होता कहने वाला कि आप है। वो 15 लोग मिलकर तय करते हैं कि क्या होता है, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये कलेक्टिव का एक छोटा सा कोशिश है जो चल रहा है, अच्छा चल रहा है। 7 साल हो गए हमें और अभी 2-3 साल में 10 साल भी हो जाएंगे, तो अच्छी बात है, वो चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपने एजुकेशन की बात की, तो हाँ, मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूंगा कि एक्टिंग करना और एक्टिंग सिखाना क्या टफ है? टफ तो दोनों है। हाँ, मतलब अच्छा कलाकार होना और अच्छा टीचर होने में बहुत फ़र्क है। एडुकेशन में मैंने बहुत काम किया एक्चुअली। जितनी ट्रेनिंग मैंने परफॉर्मेंस बनाने के ऊपर की है, मैंने उतनी ही या उससे थोड़ी ज़्यादा ट्रेनिंग एडुकेशन और जिसे हम अप्लाइड थिएटर कहते हैं। तो आप थिएटर को कैसे अप्लाई करें और जगहों पे, जो जगह थिएटर से, मतलब एक कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट है थिएटर में। तो आप सब तो नाटक देखते हैं, तो नाटक देखना एक हो गया, और नाटक बनाते वक्त रिहर्सल के अंदर हम बहुत सारे गेम्स, एक्सरसाइजेस और तरीक़ों से नाटक को बनाते हैं। तो अप्लाइड थिएटर में क्या होता है कि लोगों ने क्या किया कि वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को निकाला रिहर्सल से, और उस प्रोसेस के थ्रू देखा कि बहुत लोगों को बहुत तरह की ट्रेनिंग उस प्रोसेस के थ्रू मिल सकती है। क्योंकि जब हम नाटक बनाते हैं तो जो नाटक के लोग होते हैं वो अलर्ट होते हैं, अवेयर होते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आर्टिकुलेट कर सकते हैं। टीम प्लेयर होते हैं वो लोग अगर गुस्सा हो जाए तो अपने गुस्से को चैनलाइज कर सकते हैं। वो इसलिए भी होता है क्योंकि नाटक के प्रोसेस में ये सब है। तो अप्लाइड थिएटर इसलिए भी है क्योंकि हम थिएटर के एप्लीकेशन को उसके बाहर ले जा रहे हैं। तो इसको लेके मैंने बहुत चर्चा किया और पढ़ाई की और लोगों से बात की और उसको प्रैक्टिकली स्कूल में पढ़ाया। मैं स्कूलों में पढ़ाता हूँ। मैं पिछले 10 सालों से कुछ 14 से 15 स्कूल्स में काम कर चुका हूँ। फुल टाइम तो कभी नहीं करता था, बट उनके साथ टीचर्स के साथ काम किया है, बच्चों के साथ काम किया है, करिकुलम बनाने में काम किया है, वर्कशॉप्स की हैं उनके साथ, एनुअल डेज़ जो एक बड़ा फिनोमिनन है वो बनाया है उनके साथ, प्रोजेक्ट्स किए हैं बच्चों के साथ, बहुत एक्साइटिंग चीज़ें की हैं और अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में किया है। कभी शिलोंग में किया है, कभी असम में किया है, कभी कुरुक्षेत्र में किया है, और छोटे जगहों पे भी मैंने काम किया है, इंटीरियर्स में काम किया है।
तो वो अब हाल फिलहाल में पिछले 5 साल से शिवनादर स्कूल है नोएडा में। वैसे तो 3 स्कूल्स हैं, शिवनादर HCL का एक पार्ट है, तो उनके साथ में उनके ड्रामा डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। और जो सीनियर स्कूल है उनका जो परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स करिकुलम है उसको मैं उसकी देखभाल करता हूँ, उसको प्लान करता हूँ। तो वैसे मैं ये करता हूँ, बट एडुकेशन में उसके लिए एक अलग इंटरव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि एडुकेशन अपने आप में एक बहुत वास्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स एडुकेशन बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। एंड उसमें एक शब्द में जो बोलना चाहूँगा वो है DIE, ड्रामा इन एडुकेशन। एक टर्म है, जो 2 टर्म है एक्चुअली, थिएटर इन एडुकेशन है और ड्रामा इन एडुकेशन है। तो थिएटर इन एडुकेशन में कहते हैं कि नाटक करके सीखना, और ड्रामा इन एडुकेशन में है कि नाटक को बनाते हुए सीखना। ये डिफरेंस मैं बताऊँगा। तो मैं DIE में एक्सपर्ट तो बहुत बड़ी बात है, DIE में मेरी रुचि है और वो उसमें काम करता हूँ मैं। उसको लेके पिछले 1 दशक से काम कर रहा हूँ, तो कुछ एक्सपीरियंस उससे हुआ है मुझे जी। अच्छा, तो यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हाँ। फ्यूचर प्लान्स क्या है इस चीज़ को लेके आगे? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, अभी चाहे आपकी पॉलिटिक्स कुछ भी हो इस देश में, ये मैं और आप तो इस बात पे अग्रीमेंट रख सकते हैं कि इस देश में अभी लोग सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल। हम सब इस बात पे अग्री कर सकते हैं, चाहे हम कुछ भी सोचें देश को लेकर और उसके हालात को लेकर। तो बहुत पोलराइजेशन है ना। कुछ लोग एक तरह सोच रहे हैं, कुछ लोग दूसरी तरह सोचते हैं, और उन दोनों में हमेशा से इस देश में मेल मिलाप था, होता है, आप सोच सकते हैं। पर अब एकदम ऐसा लगता है कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि ये नहीं तो वो नहीं तो ये। तो इस माहौल में उसका बड़ा इफेक्ट, और मैं क्योंकि पढ़ाता हूँ मैं देख पा रहा हूँ, उसका बड़ा इफेक्ट बच्चों पे है। और बच्चे ऐसे सोच रहे हैं और जो वो बड़े हो रहे हैं, जो एक जनरेशन है वो उस पर उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसको कैसे कम किया जाए, कैसे हम एक दूसरे को और सुन पाएँ, उस पर मैं बहुत काम करना चाह रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। तो उसको लेके मैं और नाटक और बातचीत और एडुकेशन स्पेस में काम करना, सही गलत मुझे वो अलग बात है, पर 2 लोग अगर लगे कि वो सही हैं, वो कैसे उस जो सही है उसकी बातचीत कर पाएँ विदाउट फेसबुक पे एक दूसरे को गाली देना, या विदाउट एक दूसरे पर चीखना या धमकी देना, या जो भी करते हैं उसके बिना वो कैसे हो पाए, उस चीज़ पर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। और कहीं ना कहीं जो नाटक हम लिख रहे हैं, बना रहे हैं और हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उसमें ये प्लान है कि अगले 10 साल में, क्योंकि वरना माहौल बिगड़ता जाएगा अगर एडुकेशन को लेकर हमने सीरियसली नहीं सोचा, तो चीज़ें बहुत जल्दी बिखर जाएंगी हमारे सामने। तो उसको लिए काम है। वैसे मैं कुछ बड़े शोज़ में काम कर रहा हूँ इंटरनेशनली, नेशनली, तो वो तो चलता रहता है, उसकी एक जर्नी है, वो करते रहेंगे। और बाकी प्लान तो ये है कि अच्छे से लंच करना है और फिर अच्छे सोना है और बिग बुक पढ़ना है, एक फ़िल्म देखनी है। इस तरह की ज़िंदगी भी अच्छी लगती है मुझे। लाइफ में स्मूथ रहना चाहिए, लाइफ में हाँ, बहुत आगे तक नहीं सोचना चाहिए। हाँ, नहीं सोच पाया, कुछ घंटों के सोचो तो ज़्यादा बढ़िया है। मतलब मुझे वो पसंद है ना कि आपने आज का दिन आज में, हाँ नाटक किया, फिर आप सब्ज़ी खरीदने गए, और मुझे दोनों चीज़ें इक्वली पसंद हैं। और वो क्योंकि शो बिज़नेस वरना आपके सर में चढ़ जाता है, आपको लगता है कि मैं यही हूँ, यही मेरी अस्तित्व है, मैं स्टेज पे ही बड़ा आदमी। तो वो मैं चाहता हूँ कि ना आ जाए मेरे अंदर। तो जैसे माँ, जब मैं शो करके आता हूँ ना वापस, और माँ मुझे डांटती है कि पैर गंदे क्यों है, साफ़ करो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई तो है जो मुझे वापस धरती पे ले आया डांट कर। तो वो एक अच्छी फीलिंग है। बहुत अच्छी बात है। और बहुत इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, ज़मीन से मतलब आप ऊपर कहीं भी पहुंच जाएं, पर आप अपनी जड़ों से कनेक्टिव रहने चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है जो आपने मुझे बताई। और मैं इसी के साथ मैं आपसे थैंक यू बोलूँगा कि आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और आपने बहुत सारी बातें करी, बहुत अच्छी बातें करी, और बहुत सारी ऐसी बातें बताई है जो मतलब बहुत सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी हैं। और आपने दिल खोल के मुझसे बातें करी, ऐसा नहीं है कि कोई उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन था या मतलब हेजिटेशन थी कोई। आपने मुझसे बहुत अच्छी बातें करी, और बहुत बारीक बातें भी, ऐसी बातें बताई जो कि सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट बोलूँगा। थैंक यू। और अपने देखने वाले दर्शकों को मैं ये चाहूँगा कि आपको एक मैसेज दें। हाँ, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ब्रजेश जी से अच्छा होस्ट मैंने बहुत कम देखा है, क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, कि वो उन्होंने मुझे इतना फ्री कर दिया और इतना ओपन स्पेस दे दिया
कि मैं ऐसे बात कर पाया, कि मुझे नहीं लगा कि मैं नर्वस हो जाऊँ। और ये तो वो जब से अंदर आए हैं, मेरे घर पे आए हैं, उन्होंने एक बार भी मुझे ये नहीं फ़ील होने दिया कि बहुत बड़ा है, काम कर रहे हैं और आप देख लीजिए, अच्छे से कीजिएगा। उन्होंने मुझे इतना ओपन कर दिया, और ये बहुत अच्छी बात है किसी भी होस्ट के लिए। तो पहले तो मैं आपके शो को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि ये शो के बहुत व्यूज़ हो जाएँ, ताकि मैं भी फेमस हो जाऊँ। पर ये भी पर आप देख सकें कि कितने अच्छे से एक होस्ट कर सकते हैं आप, पॉडकास्ट या वीडियो बना सकते हैं। मैं जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि आप प्लीज़ वापस थिएटर जाइए, थिएटर देखिए। नाटक के अंदर जब आप आप जब सच को नाटक के अंदर देखते हैं, तो उस सच से आप सामना कर पाते हैं। उसे बुक में पढ़ना या उसे फिल्मों में देखना एक बात है, पर उस सच को मंच पे होते हुए देखने वाली अलग बात है। तो अगर आपके पास 1 घंटे का समय है और आसपास कोई नाटक हो रहा है, तो जाके एक 100 रुपये का टिकट करके देख लीजिए, आपका मन शायद बहल जाए। कोरोना का टाइम है, बहुत सारे आर्टिस्ट फंसे पड़े हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, तो ज़रूर जाइएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को, देखने वाले दर्शकों को ये बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे गुणी लोगों से आपको मिलवा सकें। और मैं अपने दर्शकों का धन्यवाद कहूँगा। धन्यवाद।